एपिसोड 8। वोल्फा उस चढ़ावे पर जुनूनी अंदाज में आगे बढ़ा और कुल्हाड़ा मेरे सीने पर दे मारा। मैंने अपने कुल्हाड़े पर उस वार को रोका और उसके साथ ही पूरी कुव्वत से जवाबी हमला किया। वोल्फा ने जल्दी से ढाल सामने कर दी। मेरे कुल्हाड़े का फल उसकी ढाल पर से फिसला और उसका हाथ जख्मी कर गया। चश्मे-ज़दन में उसकी 2 उंगलियां कटकर कीचड़ में जा गिरी। मैं उछलकर पीछे हटा और दोबारा दिफाई हालत इख्तियार कर ली। अपनी कटी हुई उंगलियों पर नजर पड़ते ही वोल्फा पागल हो गया। वो दीवाना वार मुझ पर हमले करने लगा। उसके ताबड़तोड़ हमलों से मैं बमुश्किल संभल पा रहा था। उसका कोई वार कारगर नहीं हो रहा था। उसके साथ ही मुसलसल उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे, लेकिन वोल्फा पर गोया जुनून सवार था। वो सोचे समझे और देखे वाले बगैर ही अंधाधुंध वार किए जा रहा था। कभी कभी हमारे कुल्हाड़ों के फल आपस में टकरा जाते तो फिजा में चिंगारियां बिखर जाती। मैंने उसकी जुनूनी कैफियत से फायदा उठाया। उसने एक मौके पर कुल्हाड़े का भरपूर वार मेरी गर्दन पर किया। मैं झुकाई देकर उसकी जद से निकल आया और दूसरे वार का मौका दिए बगैर पूरी कुव्वत से उसके सर पे जरब लगाई। वोल्फा अपना कुल्हाड़ा बुलंद कर ही रहा था कि मेरे कुल्हाड़े का फल उसकी खोपड़ी में बेवस्त हो गया। मुझे जरब की शिद्दत का अंदाजा उस वक्त हुआ जब फल उसके सर से गुजरकर सीने को चीरता वो उसकी नाव तक जा पहुंचा। मैंने कुल्हाड़े को एक झटके से खींचा तो वो मुंह के बल कीचड़ में गिर पड़ा। फौरन उसके 2 साथी दौड़ते हुए आए और तड़पते हुए वोल्फा को टांगों से पकड़कर घसीट के दूर ले गए। मैं कुल्हाड़े के लंबे दस्ते पर झुका और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, दूसरा कौन है? मजमे पर सन्नाटा छा गया। वो आपस में सरगोशियां करने लगे। कुछ मुस्तरब होकर ऊपर मीनार की तरफ देखने लगे थे, जहां सुर्ख शैतान खड़ा उस मंजर से लुत्फानंदोज हो रहा था। मेरा दूसरा हरीफ मेरे ही कदो कामत का था। उसके चेहरे पर स्याह दाढ़ी थी, लेकिन सर गठा हुआ था। वो एक हाथ में तलवार और दूसरे में खंजर लिए मेरे मुकाबले पर आया था। मैंने उस मुकाबले को तोल देना मुनासिब नहीं समझा। मुझे 10 तक गिनती गिनना थी। उससे आगे खुद को थकाना वक्त की बर्बादी थी। मैंने 9 तक की गिनती गिनी थी कि मुकाबिल का सर उसके तन से जुदा हुआ और कीचड़ में निथड़ गया। अगला कौन है? मैंने मजमे की तरफ देखते हुए पूछा। और देखो जाबाजों, इस मामले में देर ना करो। जिंदा रहने में भला क्या शोहरत है, इसीलिए जल्दी जल्दी आते जाओ और मरते जाओ। अपने तीसरे हरीफ के सिलसिले में मैंने एक जुआ खेला। उसे दूसरे ही वार में खाको खून में सुला दिया। मेरे कुल्हाड़े के तेजदार फल ने उसका नरखरा काट के रख दिया था। उसके हलक से खून बहने लगा था। देखते ही देखते कीचड़ की स्याही सुर्खी में तब्दील हो गई। मेरे पाँव के नीचे खून का एक छोटा सा तालाब खड़ा हो गया था। अब मैं बेपनाह थकन महसूस कर रहा था, लेकिन उन पर जाहिर नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी नाहमवार सांस पर काबू पाते हुए कहा, लगता है जैसे आज मेरा कुल्हाड़ा प्यासा ही रहेगा, वैसे इसकी प्यास अमर है। अगला कौन है? कौन है जो मेरे कुल्हाड़े की प्यास बुझाने आएगा? उन सब कुछ ऐसे सांप सूंघ गया। उनमें से किसी ने भी अपनी जगह से हरकत नहीं की। हवा में नमी बढ़ गई थी, फिर हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी। मेरा खून आलूद जिस्म भीग रहा था और उस पर जमा हुआ स्याही माइल खून बह रहा था। दफतन कज़्ज़ाक बैक आवाज चीखे, जारल जारल जारल। मजमे को चीरता हुआ जो शख्स मेरे सामने आया वो खासे कदोकामत का मालिक था और उसके बाजू मेरे बाजुओं की तरह ठोस और मजबूत थे। बाजुओं की मछलियां फड़क रही थीं। उसकी टांगें मोटी और कदरे खमीदा थीं। उन पर बड़े बड़े बाल थे। वो अर्गवानी रंग का लबादा जिस्म पर डाले था। सर पर खुद जिसके बालाई हिस्से पर एक नुकरई मीख उभरी हुई थी। मैं उस शख्स को पहले भी देख चुका था। वो उन 2 अफराद में से एक था जो मर्तबे और ओहदे के एतबार से कज़्ज़ाकों के अफसर थे और मीनार पर सुर्ख शैतान के दाएं बाएं खड़े दिखाई दिए थे। जारल एक पुरस्कार मुस्कुराहट अपने होठों पर सजाए मेरे सामने आन खड़ा हुआ। बहरी कज़्ज़ाकों के मखसूस हुलिये के बरक्स उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। वो दूसरी वज़ाक़त का आदमी था। बाकायदा शेव करने का आदी मालूम होता था। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से जहानत टपकती थी। पहली निगाह में अंदाजा होता था कि वो बावकार शख्सियत का मालिक है। उसने तलवार सर से बुलंद करते हुए मुझे सलाम किया। उसकी तलवार बिल्कुल वैसी थी जैसी तलवार से मैंने होरसा नामी शाहज़ोर को कत्ल किया था। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे इन कुत्तों ने तुम्हें काफ़ी परेशान किया है। जारल ने बोलना शुरू किया, लेकिन मैं उन्हें कुछ ज़्यादा मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता, क्योंकि तुम भी तो किसी शैतान की मानंद लड़ रहे थे। हो सकता है तुम शैतान ही हो, लेकिन मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि तुम्हें बहरहाल मरता है और मुझे इसका अफसोस रहेगा, क्योंकि तुम बिलाशुबह एक अच्छे लड़ाके और जाबाज हो। तुम्हारा कुल्हाड़ा बरतने का अंदाज मुझे पसंद आया। जारल के बारे में मेरा ख्याल दुरुस्त ही साबित हुआ। वो बिलाशुबह दूसरे कज़्ज़ाकों से मुख्तलिफ था और उसके बात करने का अंदाज भी मुनफरिद था। वो अपने तौर तरीक़े और लबो लहजे से तालीम याफ्ता मालूम होता था। ताहम मैं अपने खेल को समझता था। मुझे अंदाज़ा था कि मैं आजमाइश के एक नए मरहले में दाखिल हो रहा हूँ। मैंने तुरश रोई से कहा, आओ मेरे कुल्हाड़े से मुलाकात करो, लेकिन मुझे शुबा है कि तुम्हें मेरे कुल्हाड़े की काट पसंद नहीं आएगी। हथियार डाल दो नौजवान, मेरा जी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें हलाक करूं। बाइज्जत तरीके से हथियार डाल दो, हो सकता हम तुम्हारे बारे में कुछ गौर ही कर लें। जारल अपनी थोड़ी सलाहते हुए बड़े पुरसकून लहजे में बोला, मैं हथियार डाल सकता हूँ, लेकिन फ़कत वादों पर टलने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं अपने मुल्क का शहजादा हूँ और चाहूँगा कि उसी के शान निशान मेरे साथ सलूक किया जाए।
میں یہ بھی چاہوں گا کہ میرے خادم اور خادمہ کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے۔ میں چاہوں گا؟ بہت خوب۔ کیا تم اس حالت میں ہو کہ اس لب و لہجے میں بات کر سکو؟ جارل نے مجھے گھور کر دیکھا، لیکن اس کا لہجہ نرم ہی رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی لب و لہجہ مجھ پر سچتا ہے۔ میں نے اپنے کلہاڑے کو لہراتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے، مجھے اختیار نہیں کہ کسی کا کوئی مطالبہ منظور کروں۔ یہ اختیار صرف عظیم راخیل کو ہی ہے، لیکن ہر مطالبے کے جواب میں اس کے پاس صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے، اور وہ جواب ہے موت۔ میں سمجھتا ہوں تم ایک سمجھدار آدمی ہو، ہمارے خلاف لڑنے کے بجائے ہمارے ساتھی کیوں نہیں بن جاتے؟ تم جیسے جانباز مشکل سے پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے اپنے آپ کو ضائع مت کرو۔ تو پھر اپنے عظیم راخیل کو یہاں بلاؤ، اسی سے سودے بازی ممکن ہوگی۔ میں ماتحتوں اور نچلے درجے کے لوگوں سے مذاکرات نہیں کرتا۔ یکلخت جارل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ تلوار سونت کر بولا، تو پھر ٹھیک ہے، ابھی دیکھ لیتے کہ نچلے درجے کا آدمی کون ہے۔ اپنا دفاع کرو نوجوان۔ جارل کا لہجہ اب بھی نرم تھا۔ بات ختم کرتے اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ حملہ اس قدر بھرپور اور جچا تلا تھا کہ خوف کی سرد لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے پہلی بار موت کو اپنے سر پر منڈلاتے دیکھا۔ پھر میں سر جھٹکتے ہوئے اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ جارل کی تلوار سنسناتی ہوئی میرے قریب سے گزر گئی۔ اگر میں نے بروقت خود کو نہ بچا لیا ہوتا تو میرا سر دھڑ سے جدا ہو چکا ہوتا۔ میرے سنبھلتے سنبھلتے اس نے فوراً ہی دوسرا وار کیا۔ بچتے بچتے بھی تلوار کی نوک میرے بازو پر گہری خراش ڈال گئی۔ قزاق دائرے میں کھڑے تھے اور خوشی سے چلا رہے تھے۔ جارل کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ غیر معمولی اور ناقابل یقین سکون اور نرمی سے بولا، جب مرنا تمہارا مقدر ہی ٹھہرا تو اے بہادر شخص، کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میرا نام سرفروش ہے، فارس کا شہزادہ سرفروش۔ میں نے ہانپتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اچھل کر کلہاڑے کا وار کیا۔ جارل جس لگا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں تھکا ہوا تھا، ساری توانائی مسلسل پیکار میں صرف ہو چکی تھی۔ میں خود کو سنبھال نہ سکا، اسی لیے اپنے ہی زور میں کلہاڑا لیے منہ کے بل زمین پر گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں جنبش کرتا، تلوار کی سرد نوک میری گردن سے آن لگی۔ رک جاؤ! اچانک مینار کی طرف سے گرجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ احاطے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ یکلخت میری گردن پر نوک کا دباؤ کم ہوا، پھر تلوار ہٹا لی گئی۔ میں پسینے میں نہایا اٹھ کھڑا ہوا۔ قزاق مکھیوں کی طرح بھن بھنا رہے تھے۔ عین موقع پر ان کے آقا کی مداخلت سے ان کا لطف غارت ہو گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں مایوسی اور ناگواری کی جھلک تھی، لیکن وہ کھل کر اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے مڑ کر مینار کی طرف دیکھا۔ سرخ شیطان منہ کے گرد دونوں ہاتھوں کا بھونپو بنائے بلند آواز میں جارل کو ہدایت دے رہا تھا، اس شخص کو زندگی اور وقار بخش دو، اور اس کے ساتھیوں کو بھی۔ ایسے جاباز کو اس طرح نہیں مرنا چاہیے۔ اگرچہ اس کی گردن پر میرے 3 ساتھیوں کا خون ہے، پھر بھی میں اس سے مہربانی سے پیش آؤں گا۔ تم اس سے بات شروع کرو جارل۔ اور تم اجنبی، سرخ شیطان نے مجھے مخاطب کیا، جارل کی بات غور سے سنو۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے ہی الفاظ ہوں گے۔ تم چاہو تو میری پیشکش قبول کر سکتے ہو، اور چاہو تو اسے ٹھکرا سکتے ہو۔ یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، میں دوبارہ یہ پیشکش نہیں کروں گا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور دوسرے افسر کے ساتھ وہاں سے ایک طرف چلا گیا۔ جارل تلوار کو نصف قد سے بلند کرتے ہوئے بولا، اب کیا کہتے ہو سرفروش؟ کیا ارادے ہیں؟ قزاق سرگوشیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی نے جارل سے کہا، اسے مار ڈالو جارل، ہم تمہاری خاطر جھوٹ بول دیں گے کہ اس نے زندگی کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک اور قزاق نے اپنے 3 ساتھیوں کی لاشوں کی طرف اشارہ کیا، ان کے خون کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تم سب چپ ہو جاؤ کتو، تم سب نے عظیم راخیل کی بات سن لی ہے، اب اگر کسی نے مداخلت کی تو اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ جارل کی دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا، سب چپ ہو گئے۔ جارل دوبارہ میری طرف متوجہ ہوا، کیا تم ہتھیار ڈالتے ہو؟ دیوار کے قریب سے سلاروں کی آواز آئی، ہتھیار ڈال دو مالک، اس وقت یہی بہتر ہے، ہمارے جسم پر سر سلامت ہے، یہ میری توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ قبروتیوں کا قول ہے کہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ اور تم تاشیہ، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے تاشیہ کو مخاطب کیا، جو تمہاری مرضی وہی میری مرضی ہے، میں تو تمہارے ساتھ جیوں گی اور تمہارے ساتھ مروں گی۔ میں جارل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہم دونوں کچھ دیر تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، پھر میں نے اپنا کلہاڑا جارل کے قدموں میں پھینک دیا۔ میں عظیم راخیل کی پیشکش قبول کرتا ہوں۔ جارل نے جھک کر کلہاڑا اٹھا لیا، کچھ دیر تک اس کا غور سے جائزہ لیتا رہا، پھر مجھے واپس کرتے ہوئے بولا، اچھا اور خوبصورت کلہاڑا ہے، لیکن افسوس ہماری طاقت آزمائی درمیان میں رہ گئی۔ اب یہ کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ ہم میں سے برتر کون ہے۔ تاہم کون کہہ سکتا ہے کہ وہ وقت دوبارہ آ جائے، پھر اس کا فیصلہ ہم نہیں مقدر ہی کرے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، مجھے اور میرے ساتھیوں کو فوری طور پر آرام کے لیے جگہ چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہم غسل کرنا چاہیں گے، ہمیں عمدہ لباس بھی چاہیے، اس کے بعد بہترین کھانا درکار ہوگا۔ اپنے سرخ شیطان سے کہو کہ یہ چیزیں ہمیں فوراً مہیا کر دے، پھر جب بھی وہ ملنا چاہے میں اسے تیار ملوں گا۔
جارل کے لبوں پر پہلے جیسی پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ عظیم راکھل سے تو اب رات کو ہی ملاقات ہو سکے گی، اسے ابھی کئی اہم کام انجام دینے ہیں۔ لوٹ کے مال کی تقسیم، ملکہ کے لیے کوئی عبرتناک سزا اور ایسی کئی باتیں فوری طور پر توجہ طلب ہیں۔ لیکن جب ہم آج رات فتح کا جشن منائیں گے تو مجھے یقین ہے اس وقت عظیم راکھل سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ آؤ میرے ساتھ۔ جارل نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوستانہ لہجے میں کہا۔ میں اس کی اعلیٰ ظرفی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ چلتے چلتے میں نے بھی جارل کے شانے پر ہاتھ رکھا اور میٹھے لہجے میں کہا، تم اپنی اور میری ادھوری لڑائی کے بارے میں اپنا دل چھوٹا نہ کرو دوست۔ حسرت مبارزت میں خود کو ہلکان مت کرو۔ کبھی نہ کبھی ایسا موقع ضرور آئے گا جب ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ مردوں اور جانبازوں کی زندگی میں ایسے موقع آئے دن آتے ہی رہتے ہیں۔ جارل نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ میرے شانے پر اس کی گرفت بے حد مضبوط ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں جس منصوبے نے جنم لیا تھا اس کا نصف حصہ مکمل ہو چکا تھا اور بقیہ نصف حصے کی تکمیل باقی تھی۔ ہمیں جو کمرہ دیا گیا وہ خاصا کشادہ اور آرام دہ تھا، لیکن میرے ساتھ صرف سلاروں کو رہنے کی اجازت دی گئی تھی۔ جارل نے کہا تھا کہ تاشیا کو ہم سے الگ رکھا جائے گا اور یقین دلایا تھا کہ اسے کوئی گزن نہیں پہنچے گی، کیونکہ اس کی حیثیت ہماری ساتھی کسی ہے۔ ہماری ہی طرح اس کے آرام اور آسائش کا خیال رکھا جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ضرورت کی تمام اشیاء ہمیں فراہم کر دی گئی تھیں۔ ہم نے نہا دھو کر لباس تبدیل کیا اور خوب ڈٹ کر کھانا کھانے کے بعد سو گئے۔ سپہر کو آنکھ کھلی تو جارل کے ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ میں رات کو ملکہ روبا کے بڑے کمرہ توام میں عظیم راکھل سے مل سکوں گا۔ ملکہ روبا کا ذکر آیا تو میں نے اس شخص سے ملکہ کے بارے میں دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ اسے بڑی درندگی سے بے آبرو کرنے کے بعد پھانسی دے دی گئی ہے۔ اس کے تمام آدمیوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور اب عورتیں اور بچے غلام بنا کر ساتھ لیے جائیں گے اور پھر انہیں کہیں فروخت کر دیا جائے گا۔ ملکہ روبا جیسی عورتوں کو ایک نہ ایک روز اسی انجام تک پہنچنا ہوتا ہے۔ میں اس کے انجام پر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ آدمی چلے گا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے اپنے منصوبے کے دوسرے اور آخری حصے کی فکر تھی اور وہ وقت آ رہا تھا جب مجھے منصوبے کو اس حصے پر عملی جامہ پہنانا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں سلاروں کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا تمہارے پاس کچھ اور سیاہ موتی ہیں؟ میرے موتی تو شاید ملکہ روبا کے آدمیوں نے میری بے ہوشی کے دوران نکال لیے تھے۔ کچھ اور تو نہیں مالک، البتہ وہی موتی ہیں جو پہلے تمہیں دیے تھے۔ کیا مطلب؟ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ ان بدماشوں نے میری تلاشی لے کر میری رقم کی تھیلی نکال لی تھی۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ ضرور انہوں نے تمہاری تلاشی بھی لی ہوگی اور تمہارے موتیوں پر ہاتھ صاف کر دیا ہوگا۔ پھر میں موقع کی تلاش میں لگ گیا اور جیسے ہی موقع ملا میں نے رقم کی تھیلی اور تمہارے موتی ان کے قبضے سے واپس لے لیے۔ معاف کرنا مالک، میں نے قسم کھائی تھی اور ہرمز کو درمیان میں لا کر عہد کیا تھا کہ آئندہ 1 سال تک چوری نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک ایسی مجبوری تھی کہ میں بے بس ہو گیا۔ اور پھر مالک، یہ چوری تو نہ ہوئی نا؟ اپنی چیز واپس لینا کہاں چوری کہلاتا ہے؟ میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ مجھے تمہاری چوری پسند آئی۔ تم نے بتایا تھا کہ یہ بحری قزاق ان سیاہ موتیوں پر جان دیتے ہیں۔ ہاں مالک، یہ درست ہے۔ میری معلومات اب تک بہت کم غلط ثابت ہوئی ہیں۔ ویسے مالک، بڑا لطف آیا تھا۔ ملکہ روبا کے آدمی آپس میں لڑ پڑے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے کہ ان میں سے کسی نے وہ رقم کی تھیلی اور موتی چرا لیے ہیں۔ انہوں نے مارے خوف کے ملکہ روبا سے اس بات کا ذکر تک نہ کیا ہوگا۔ لاؤ ذرا وہ موتی تو دکھاؤ مجھے۔ سلاروں نے موتیوں کی تھیلی میرے حوالے کی تو میں نے اسے ہتھیلی پر الٹ دیا۔ سیاہ موتی میری ہتھیلی پر چمکنے لگے۔ میں نے سب سے بڑے موتی کو منتخب کر کے اپنی جیب میں ڈالا اور باقی اسے واپس کر دیے۔ رات ہوتی جارل بذات خود مجھے لینے آن پہنچا۔ میں اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ہمارا رخ بڑے ہال کی طرف تھا۔ راستے میں جارل کی زبانی مجھے ایک بڑی عجیب بات معلوم ہوئی۔ جارل راکھیل کا بہنوئی تھا اور شاید یہی وجہ تھی جو اسے دوسروں کے مقابلے میں خاص اہمیت حاصل تھی۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں سرفروش، جارل نے دوستانہ لہجے میں کہا، لیکن راکھیل کسی کو پسند نہیں کرتا۔ اسے صرف ایسے لوگ پسند ہیں جو میدان جنگ میں ہمت و جرأت اور مہارت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسے اچھے رہنماؤں کی شدید ضرورت ہے۔ ہمارے کتے لڑتے تو اچھا ہیں، لیکن اس کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ان کے سر پر نہ ہو تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھنبوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے راکھیل سے بات کر لی ہے۔ وہ تمہیں سالار کے عہدے پر فائز دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں کڑی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ ایک بات ذہن نشین کر لو، ابھی تمہارا مرتبہ ایسا نہیں کہ تمہیں سوالات کرنے کا حق دیا جا سکے۔ مجھے تو خیر اس کی پرواہ نہیں، لیکن راکھیل کو سوالات سے اور سوال کرنے والوں سے شدید نفرت ہے۔ وہ ایسے لوگوں پر اعتماد نہیں کرتا اور انہیں شک و شبے کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اسے صرف تابعداری اور بے چوں چرا حکم کی تعمیل کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شکریہ جارل، میرا خیال ہے ہم اچھے دوست بنتے جا رہے ہیں۔ میں ذرا سا جھکا اور انگلیوں کو پیشانی تک لے جاتے ہوئے بولا، لیکن میں ایک سوال پوچھے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ جب راکھیل پر پہلی بار میری نگاہ پڑی تو میں نے اس کے قریب ایک عورت کو دیکھا تھا۔ وہ سفید لبادہ اوڑھے تھی جیسا کہ قبروتی پہنتے ہیں۔ اس کے بال چاندی جیسی رنگت کے تھے۔ کہیں وہ عورت میری نگاہ کا دھوکہ تو نہیں تھی؟ جارل گڑبڑا کر مجھ سے 2 قدم دور ہٹ گیا اور غیر دوستانہ لہجے میں بولا، تم نے کچھ زیادہ ہی دیکھ لیا سرفروش۔
बेहतर है कि इस बात को भूल जाओ। गोया दरसेला यहाँ मौजूद है, मैंने ज़ेरे लब कहा और मुझे अपना भूला हुआ ख्वाब याद आ गया। दरसेला नाम नहीं बल्कि खिताब है, जारल ने नागवारी से कहा और फिर तनबीही लहजे में बोला, अब तुम इस मौजू को जहन से झटक दो और जुबान को लगाम दो, वरना हमारी दोस्ती की मुद्दत बहुत मुख्तसर होगी। मैंने जारल की दोस्ती का लिहाज करते हुए जुबान को लगाम दे दी। हम एक वसी कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ क़यामत का शोर बपा था। महफिल निशात जारी थी। मशलों की रोशनी में 200 के करीब कज़ाक लंबी लंबी मेज़ों पर रखे गोश्त की काबों पर हाथ मारने और बेढंगेपन से जाम लौंढाने में मसरूफ थे। उनके दरमियान तंदुरुस्त तवाना और दिलकश औरतें घूमकर उनकी ज़रूरियात का ख्याल रख रही थीं। कुछ कज़ाक बेकाबू होकर दस्तराजी पर उतर आए थे, लेकिन औरतों की पेशानी पर एक शिकन तक नमूदार ना हुई। उसके बरक्स वो हंसकर उनकी हौसला अफजाई कर रही थीं और उनकी आतिश शौक को हवा दे रही थीं। जारल ने बताया कि ये औरतें जंग बाज दोशीज़ाएं कहलाती हैं, लेकिन ये मैदान जंग में जाकर दुश्मनों से नबरत आज़मा नहीं होती, बल्कि लड़ाकों की दिलजोई करती हैं। राखिल हमेशा उन्हें साथ लेकर चलता है और अपने आदमियों को ताज़ा दम रखने के लिए उनका वजूद ज़रूरी समझता है, जबकि खुद जारल को ये बात पसंद ना थी। सुर्ख शैतान कुछ फासले पर मलिका रूबा के तख्त पर बैठा था। उसके दाएं बाएं उसके अफसर विराजमान थे जिनसे वो गुफ्तगू में मसरूफ था। मैं और जारल एक छोटी सी मेज़ के गिर्द बैठ गए। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी कि हॉल में हमारे दाखिले पर राखिल ने कोई तवज्जो ना दी। जारल ने सामने रखी सुराही से शराब की अच्छी खासी मिक़दार हलक में उंडेल ली थी। मैंने उसके शाने पर हाथ मारते हुए बुलंद आवाज़ में कहा, मैंने सोचा भी ना था कि मुझे इस तरह अलग थलग बिठाया जाएगा। मैं इतना गिरा पड़ा तो नहीं हूँ कि इस भारी तनोतोष वाले आदमी के साथ बैठकर 2 घूंट भी ना पी सकूं, जो बालों में लड़कियों की तरह रंग बिरंगे रिबन बांधता है। मैंने राखिल की तरफ इशारा किया और आवाज़ इतनी बुलंद रखी कि वो खूब अच्छी तरह सुन ले। जारल का मुंह मारे हैरत के खुला रह गया। उसने जाम इतनी जोर से मेज़ पर रखा कि उसमें बची हुई शराब छलक कर मेज़ पर आ गिरी। ये तुम क्या बक रहे हो सरफरोश? क्या तुम खुद को और मुझे तबाह बर्बाद देखना चाहते हो? बिल्कुल दुरुस्त। मैं समझता हूँ कि मैंने एक अजीम जाबाज का दर्जा हासिल कर लिया है, फिर मेरे साथ उसके शायान शान सलूक क्यों नहीं किया जा रहा? तुम हमारे रिवाज से वाकिफ नहीं हो। तुम्हें वो अजीम दर्जा दिया जा चुका है। उसका सबूत यह है कि अजीम राखिल का एक अहम आदमी और एक खास नुमाइंदा यानी मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ। मैं एक दोस्त और भाई की हैसियत से तुम्हें यहाँ के तौर तरीकों की तालीम दूंगा। फिर तुम्हें एक आजमाइश से गुजरना होगा। उसके बाद तुम आज़ादाना अजीम राखिल के साथ बैठ सकोगे, जैसे दूसरे अफसरान बैठे हैं। मैं किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो खुद तो अपनी जगह अकड़ा बैठा है और दूसरों को मेहमान नवाजी के लिए भेज दे। ये कहते हुए मैंने कनखियों से राखिल की तरफ देखा। अब वो और उसके साथी मेरी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे, गोया मेरा काम बन रहा था। आखिर तुम चाहते क्या हो, कि हम दुश्मन बन जाएं? जारल गुर्राया। वो वाकई बहुत जब्त से काम ले रहा था। तुम मेरी दोस्ती का दम तो भरते हो, लेकिन हिमायत सुर्ख शैतान की करते हो। आखिर हो ना उसके बहनोई। मेरी जुबान से आखिरी अल्फाज निकले ही थे कि राखिल अपनी जगह से उठता दिखाई दिया। करीब से देखने पर मुझे उसकी देवकामती का सही अंदाजा हुआ। वो पहाड़ का पहाड़ नजर आ रहा था, एक मुतहरिक चट्टान। उसने मेरे और जारल की तरफ देखते हुए भारी और गूंजदार आवाज में हुक्म दिया, इस शख्स को मेरे पास लाया जाए। मैंने तुम्हें दोस्त और भाई कहा था और दुश्मनी से कतरा रहा था, लेकिन ऐसा मालूम होता है जैसे दुश्मन बनाते रहना तुम्हारा खास मशगला है। अब जाओ, उससे दुश्मनी का लुत्फ उठाओ। जारल के लहजे में दबा दबा तासुब झलक रहा था। राखिल का एक नाइब तख्त से उतरकर मेरे पास आया और मुझे बाजू से पकड़कर खींचते हुए करख्त लहजे में बोला, तुमने हमारे सरदार का हुक्म सुन लिया होगा। हाँ। वो मुझे सुर्ख शैतान के करीब ले गया। तब मुझे अपनी औकात का पता चला। मैं कद्दो-कामत में कुछ कम ना था, लेकिन राखिल के आगे बौना नजर आ रहा था। वो किसी मीनार की मानंद मुझ पर झुका था। तब पहली बार मुझ पर खौफ का गलबा हुआ। मैं सोचने लगा, कहीं मैं गलत फैसला तो नहीं कर बैठा। बहरहाल अब तो तीर कमान से निकल चुका था। राखिल कुछ देर तक अपनी छोटी छोटी सफाक आंखों से मेरा जायजा लेता रहा, फिर खिलाफे मामूल नर्म लहजे में बोला, तुम जारल से लड़ रहे थे अजनबी? नहीं सुर्ख शैतान, मेरी लड़ाई तो तुमसे है। वो क्यों अजनबी? मैं समझता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। बेशक मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया गया है और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सलूक मेरे शायन शान नहीं है। मैं कोई गिरा पड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं शहजादा हूँ। ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ। चूँकि मैं भी एक सरदार हूँ, इसीलिए सरबराही मेरे हिस्से में आनी चाहिए। मैंने मलिका रूबा के तख्त की तरफ इशारा करके मजीद कहा, तुम वहाँ बैठे हो तो मैं भी वहाँ बैठूंगा, लेकिन वो जगह हम दोनों के लिए काफ़ी नहीं। एक तख्त पर 2 हुक्मरान नहीं बैठ सकते। जारल की छोटी छोटी आंखें मुझ पर जम गईं। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम एक जाबाज हो अजनबी, ये मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, और मैं अब तुम्हारी मौत तक तुम्हें शहजादा ही तस्लीम करूंगा, जैसा कि तुमने अपने बारे में बताया है। हो सकता है तुम शहजादे हो, इसलिए कि तुम जुर्रतमंदी से बात करते हो,
कोई मामूली दर्जे का आदमी मुझसे इस लहजे में बात करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जबकि तुम वक्त ज़ाय किए बगैर मतलब पर आ गए। मैं इस बात को बहुत पसंद करता हूँ। मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ और लफ्ज़ी बिल्कुल नहीं जानता। ये काम जारल खूब कर लेता है। जब कोई ऐसा मौका आता है तो वही मेरी तर्जुमानी करता है, और वही इस वक्त मेरी जगह तुमसे लड़ेगा। अगरचे पढ़ा लिखा होने की वजह से उसमें थोड़ी सी लचक आ गई है, लेकिन वो एक अजीम जाबाज है। लेकिन मैंने जारल से नहीं, तुमसे लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की है। राखेल ने मुझ पर एक सर्द निगाह डालते हुए कहा, मैंने उस फहाशा मलिका को बदतरीन सजा देने के बाद एक सुतून से लटका दिया है, और अभी तक उसे मौत नहीं आई। मौत की आखिरी घड़ी तक उसे सिसकते रहना होगा। क्या तुम्हें खौफ नहीं आता? तुम्हारा अंजाम भी वही हो सकता है। यहाँ मेरी हुक्मरानी है। बेशक तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन ऐसा करके तुम एक बुज़दिल कहलाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें खुली दावत दी है। उसूलन तुम्हें दावत कबूल करके मुझसे लड़ना चाहिए। मैंने बेखौफी से कहा। फिर मैंने कनखियों से लोगों के तासुरात का जायजा लिया और अंदाज़ा हुआ कि सूरत हाल मेरे हक में जा रही थी। मैं जो चाहता था बतदरीज मंजिल मुराद मेरे करीब आती जा रही थी। मैंने जेब से स्या मोती निकाला और राखेल पर एक भरपूर ज़रब लगाने के लिए मोती को अंगूठे और अंगुश्ते शहादत के दरमियान दबाकर सर से बुलंद किया, ताकि वहाँ मौजूद तमाम कज़ाक उसे अच्छी तरह देख लें। मोती कबूतर के अंडे के बराबर था और मशल की रोशनी में किसी अफरियत के आंसू की मानंद चमक रहा था। मैंने सुना है कि तुम और तुम्हारे साथी स्या मोतियों पर जान छिड़कते हैं। मेरे पास इस जैसे बहुत से मोती हैं। अगर तुम मुझसे खौफज़दा हो तो मैं तुम्हारे इन आदमियों को और तुम्हारी हुक्मरानी को खरीदने के लिए तैयार हूँ। सुर्ख शैतान बिलाशुबा दिलेर और जाबाज था, लेकिन यह उसके लिए तल्ख घूंट था। उसे गुस्से से फट पड़ना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा कि वो मुस्कुरा रहा है। कज़ाक बेकाबू होकर बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे, इसे मार डालो, इसका सर उड़ा दो, इसने बहुत घटिया बात की है। राखेल ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश करा दिया। फिर उसने करीब खड़े एक अफसर की तरफ झुककर सरगोशी में कुछ कहा। उसने सर हिलाया और वहां से चला गया। अफसर के जाने के बाद राखेल ने अपना रीछ जैसा बड़ा और भद्दा हाथ बढ़ाया और एक मोटी उंगली से मेरी तरफ इशारा करते हुए पुरसुकून लहजे में बोला, शहजादे, अब तक तुम ही बोलते रहे हो और मैं बड़े सब्र ज़ब्त से सुनता रहा हूँ, लेकिन अब मेरी बारी है, कुछ मुझसे भी सुनो। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी एक मुश्किल दूर कर दी। तुम्हारे साथ जो औरत है वो खुद को शहजादी ताशिया और शहंशाह अब्बास की बेटी कहती है। उसने बताया कि तुम दोनों मंसूब हो और अब्बास पहुँचने के बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। क्या ये दुरुस्त है? हाँ, ये दुरुस्त है, लेकिन शहजादी ताशिया का हमारे मामले से क्या ताल्लुक? तुम कैसे जाबाज हो जो लड़ने से कतरा रहे हो और इधर उधर की हाँक रहे हो? मैंने स्या मोती उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, या तो मुझसे लड़ो या इसके एवज खुद को और अपने आदमियों को मेरे हाथ फरोख्त कर दो। राखेल ने मेरे हाथ से मोती लेकर दूर फेंका और हिकारत से बोला, बात यह है शहजादे कि मैं सफ़ेद मोती पर मरता हूँ और वो सफ़ेद मोती शहजादी ताशिया है। अगर मैं शहजादी ताशिया को यूं ही हत्या लूँ तो ये खिलाफ उसूल और मेरी शान शान बात ना होगी, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बहसियत दोस्त कबूल किया है। लेकिन अब जबकि तुम हरीफ बनकर मुझसे लड़ना चाहते हो तो शहजादी ताशिया को हासिल करना मेरे लिए दुश्वार नहीं रहा। यह हमारा दस्तूर है कि दुश्मन के मरने के बाद फाते को दुश्मन की चीज़ों पर कब्जा करने का हक मिल जाता है। मैं एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये शैतान ताशिया पर निगाह रखता है, मैंने दिल में सोचा और मेरा खून खौलने लगा। अचानक कमरे में सरगोशियाँ शुरू हो गई। मैंने देखा राखेल का वही अफसर ताशिया को लेकर आ रहा है। ताशिया का चेहरा तरोताज़ा और शादाब था, उसका लिबास भी शहाना था और सरापे के तमाम नशे व फराज खूब नुमाया थे। शायद उसे मौके की नज़ाकत का इल्म न था। उसके ख्याल में उसे मुझसे मुलाकात के लिए लाया जा रहा था। वो करीब आकर बाजू फैलाए तेज़ी से मेरी तरफ लपकी, लेकिन अफसर ने उसका हाथ पकड़कर एक झटके से करीब रखी कुर्सी पर बिठाया तो ताशिया को सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ। उसके साथ ही उसका चेहरा जर्द पड़ गया और जिस्म हल्के हल्के कपकपाने लगा। राखेल गौर से मेरी तरफ देख रहा था। उसके आदमियों ने इधर उधर हटकर कमरे के दरमियान लड़ने के लिए जगह बना दी। तुमने मुझे मेरे आदमियों के सामने लड़ने की दावत दी है, इसलिए मुझे हथियार मुंतखब करने का हक पहुंचता है। तुम्हारी मर्जी, जो हथियार चाहो इस्तेमाल करो, लेकिन मैं अपना कुल्हाड़ा इस्तेमाल करूंगा। इसकी जरूरत नहीं है शहजादे, मैं इनसे काम लूंगा। उसने अपने दोनों हाथ उठा दिए। मैंने उसके रीछ जैसे मजबूत और भारी हाथों को गौर से देखा। उसका एक हाथ मेरे दोनों हाथों के बराबर बल्कि कुछ निकलता हुआ ही था। राखेल ने अपना लबादा उतार दिया और तख्त से नीचे उतरकर खुली जगह पर आ गया। अब उसके जिस्म पर सिर्फ जेरे जामा ही रह गया था। हम एक दूसरे के सामने खड़े थे। उसने हमला करने में पहल नहीं की और बजाय हमला करने के वो मुझसे मुखातिब हुआ। एक आखिरी मरहला शहजादे, ये हमारी रिवायत है कि हम किसी फैसला कुन लड़ाई से पहले मौत का जाम जरूर पीते हैं, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की मौत पर खत्म होती है। उसने करीब खड़े कज़ाक को इशारा किया। वो आगे आया और सुराही से प्याले में शराब उंडेलकर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने प्याले को गौर से देखा तो मुझे वो गैर मामूली और अजीब सा नजर आया। उसे इंसानी खोपड़ी से तैयार किया गया था।
बड़े बड़े सफ़ेद दांत अभी तक खोपड़ी के एक हिस्से से झलकते नजर आ रहे थे। मैंने प्याला ले लिया और उसे जैसे ही अपने होठों की तरफ बढ़ाया तो यूं लगा जैसे वो दांत मुस्कुरा रहे हों। प्याला खाली करके मैंने वापस किया तो कज़ाक ने उसी प्याले को दोबारा भरकर राखेल की तरफ बढ़ा दिया। राखेल ने प्याला लिया और उसके साथ ही उसका भयानक कहकहा गूंज उठा। उसने एक ही सांस में प्याला खाली कर दिया और दूर फेंक कर बोला, ये ठोठ की खोपड़ी है, वो आखिरी शख्स जिसने मुझे लड़ने की दावत देने का हौसला किया था, अब उसकी जगह तुम्हारी खोपड़ी का प्याला बनाया जाएगा। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। मैंने पलटकर कज़ाकों की तरफ देखा। जारल उनके दरमियान मौजूद नहीं था। वो उनसे दूर एक मेज पर सर झुकाए बैठा था। फिर मेरी निगाह ताशिया की तरफ चली गई, जिसका चेहरा किसी लाश की मानंद सफेद पड़ गया था। उसका नाजुक बदन थर थर कांप रहा था और खुद पर काबू पाने के लिए उसने निचला होठ इतनी सख्ती से दबा रखा था कि उससे खून छलक पड़ा। मैंने राखेल की तरफ देखा। उसका देव जैसा जिस्म मेरी तरफ बढ़ रहा था।